हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 10 ICSE बोर्ड के न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थोड़ी बहुत बातें हैं इस चैप्टर के बारे में जो हम थोड़ा सा जान लेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को बना पाएंगे। ओके, देखिए चैप्टर का नाम क्या है बेटा। यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है इटसेल्फ मशीन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो जानेंगे। जैसे यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही कह दिया गया है कि चैप्टर का नाम क्या है बेटा, मशीन। ठीक है, अच्छा मशीन होता क्या है पहले ये बताओ। मशीन कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारा काम आसान करे। ठीक है, यानी इट इज़ एनीथिंग, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई सिंपल डिवाइस ही हो सकता है। ठीक है, डिवाइस, इट इज़ एनीथिंग दैट मेक्स आवर वर्क इजी। ठीक है, दैट मेक्स आवर वर्क इजी बाय reducing human effort। ठीक है, मशीन कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे काम को आसान करे और जो हमारी मेहनत है उसको कम करे। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे पहले दी गई आपका जैक। जैक जानते हो क्या होता है? जब भी आपकी जो गाड़ी होती है 4 व्हीलर वो पंचर हो जाती है तो क्या करते हो? बाहुबली वाली ताकत दिखा के क्या अपनी गाड़ी को उठा करके तब उसका टायर निकालते हो? ऐसा तो करते नहीं हो, क्योंकि गाड़ी का वज़न तो कई टन में होता है। ठीक है, 5 टन, 10 टन, 15 टन। ठीक है, तो उसको उठाना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम एक स्पेशल टाइप की मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप कहते हैं जैक। जैक पे क्या होता है कि आप जितने भी मतलब थोड़ा बहुत आपका वज़न होना चाहिए 50-60 किलो। ठीक है, आप उस पर खड़े हो जाओगे, आप उस पर 50-60 किलो का वज़न दोगे, एफर्ट करोगे, वो लोड उठा देगा कितने का? 1500-1600 किलो का। समझ रहे हो? यानी जैक एक ऐसी मशीन है जो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। समझ रहे हो? फोर्स को क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है। आप 60 किलो के थे, आप जैक पे खड़े हो गए, जैक आपका क्या करेगा? 1500 किलो की गाड़ी को उठा देगा। तो जैक है वो क्या, ऐसा इस मशीन में क्या हुआ? फोर्स मल्टीप्लायर का काम हुआ। समझ रहे हो? तो मशीन कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे काम को आसान करे और हमारी मेहनत को कम करे। जैसे फॉर एग्जांपल जैक। ठीक है, ऐसी टाइप की कई मशीनें हो सकती हैं। ठीक है, मैं 3-4 मशीनों के नाम लिख रहा हूँ, उनके फंक्शन लिखता हूँ। जैसे सेकंड जो हमारी है वो मान लो बाईसाइकिल है। अच्छा, बाईसाइकिल कैसे है देख लो ज़रा, डायग्राम में थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, बाईसाइकिल बहुत अच्छी नहीं बनाई है, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखो बाईसाइकिल क्या करती है। देखो आप यहाँ पर बैठोगे, ठीक है, अपने पैर से एफर्ट्स करोगे, ये बाईसाइकिल क्या होगी? आगे की तरफ मूव होने लगेगी। इस बाईसाइकिल में क्या हुआ? इस बाईसाइकिल ने क्या किया कि आपका जो पॉइंट ऑफ एफर्ट था, जहाँ पे एफर्ट डालना था, उसको थोड़ा सा चेंज करके आपका काम आसान कर दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा समझो। ये बाईसाइकिल जो है, समझना है, ये बाईसाइकिल जो है
आप यहाँ पर गद्दी पर बैठोगे, पैडल मारोगे यानी एफर्ट सप्लाई करोगे, बाईसाइकिल आपकी आगे की साइड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन आप यही काम इसके ऊपर भी तो बैठ के कर सकते थे, इसके ऊपर बैठ के, पहिए के ऊपर बैठ के, अगर ऐसा कुछ सेटअप लगा देते। समझ रहे हो? तो क्या इससे ये वाली बात आ पाती बाईसाइकिल में? नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि अगर मान लो बाईसाइकिल कुछ ऐसी बनाई जाती जो पहिए के ऊपर ही रख के वो होता पूरे सेटअप के साथ, तो आपका ये जो बाईसाइकिल है ये बैलेंस ही नहीं होती। ठीक है, ये डगमगाती, गिर जाते आप। इस वजह से इस मशीन को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपने इसका पॉइंट ऑफ एफर्ट कि जहाँ से एफर्ट लगाना है उसको थोड़ा सा चेंज किया, आपका काम आसान हो गया। ठीक है, समझ रहे हो अच्छे से? देखिए आपने यहाँ क्या किया, आपने इसका चेंज किया है, चेंज पॉइंट ऑफ एफर्ट। जहाँ पर एफर्ट यानी आपको जो फोर्स लगा रहे हो, जहाँ पे उसको अप्लाई करना था आपने उसको चेंज किया है, आपको इसका फ़ायदा दिखाई दिया है। ठीक है, थर्ड क्या चीज़ है? पुली। पुली जानते हो? कभी किसी महिला को देखा तो नहीं होगा, आज के टाइम पे कुआं तो होता नहीं है, कभी किसी को कुएं से पानी निकालते हुए देखा है? तो जैसे मान लो ये कुआं है आपका, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ ऐसा लगा रहता था जैसे पुली टाइप, इसमें से रस्सी डाल के एक आदमी इधर घसीटता था। ठीक है ना? यहाँ पर आप आदमी मान लो कि आदमी है, समझ रहे हो? तो ये जो मशीन होती है ना, इसको पुली कहते हैं। तो पुली का काम क्या होता है बेटा? पुली का काम ये होता है, अच्छा यही काम डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि आदमी यहाँ से रस्सी डालता, नीचे से पानी भरता और घसीट लेता, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ती, उसमें मेहनत ज़्यादा पड़ती। इसमें क्या है कि आपको अभी फोर्स तो उतना ही अप्लाई करना है कि जितने वज़न का आप पानी नीचे से घसीट रहे हो। बस क्या हो गया, आपका थोड़ा सा काम आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? आपने जो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट था उसको थोड़ा सा ऑल्टर करके, उसको थोड़ा सा चेंज करके अपना काम आसान कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने किया है चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट मेक्स आवर वर्क इजी, मेक्स आवर वर्क इजी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, ज़रा समझो, समझना थोड़ा सा। सीजर देखा है आपने, कैंची? ठीक है, कैंची का भी डायग्राम यहाँ बना ही देता हूँ। कैंची कुछ ऐसी होती है, ये आपका फलक्रम होता है। फलक्रम का मतलब जो पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो कैंची पे क्या होता है, देखो समझो, ये एक पॉइंट 20 से जाता है ऐसे, तो ये जो है आपका, इसको इतना सा डिस्टेंस कवर करना है, और जहाँ से आप एफर्ट्स लगाओगे उसको इतना ही सा डिस्टेंस कवर करना है। यानी जो आपका ये है, ये आपका लोड है, ये आपका एफर्ट है। आपके लोड को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है और आपके एफर्ट को कम डिस्टेंस कवर करना है। तो जिसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होगा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों को ये इस मिड लाइन तक पहुंचने के लिए समय तो सेम लगेगा। देखो, जब इसको आप ऐसे कैंची को चलाओगे ना, तो इसको ये बीच वाली लाइन तक पहुंचने के लिए, और ये जो आपका ये है कैंची का आगे वाला हिस्सा, इसको बीच वाली लाइन तक पहुंचने के लिए दोनों को टाइम सेम लगेगा। समझना मेरी बात। लेकिन जो स्पीड होती है आपकी, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम तो दोनों को सेम लगेगा, एफर्ट्स को भी, लोड को भी। ठीक है, एफर्ट्स लोड क्या होता है बताता हूँ। एफर्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं, लोड जिसको आपको काटना है। ठीक है, टाइम तो दोनों को सेम लगेगा, लेकिन जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा किसका है, इसका है ना, तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। यानी आपका ये जो सीजर है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ये फोर्स स्पीड को
ऑल्टर करने का काम कर रहा है, यानी स्पीड मल्टीप्लायर है। सीजर क्या हो गया आपका? स्पीड मल्टीप्लायर। देखो ये 4 तरह की मशीनों का इस्तेमाल मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि हर मशीन का कुछ अलग अलग काम है। मैंने कोई ऐसी मशीन नहीं ली कि मतलब जिन 2 मशीनों का काम सेम हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ तो वो समझ में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता चलो समझ में आएगा। मशीन क्या है? मशीन कोई भी एक ऐसी डिवाइस होती है या कुछ भी होता है जिससे हमारा काम आसान हो सके और हमारी मेहनत कम हो सके। पहला था जैक, जिससे आप गाड़ी का टायर जो पंचर हो जाता है उसको बदलते हो। 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। वो क्या करता है? फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। आप 60 किलो के थे, आप जैक के ऊपर खड़े हो गए, गाड़ी 1500 किलो की थी, जैक ने उस गाड़ी को उठा दिया, आपने सिंपली उसका टायर निकाला, बनाया और फिर से फिट कर दिया, या दूसरा टायर अगर लेके चल रहे हो तो उसको फिट कर दिया। बाईसाइकिल क्या होती है? बाईसाइकिल कुछ ऐसी रहती है। बाईसाइकिल के जो है हम इसी हिस्से पे यानी पैडल पे ही क्यों एफर्ट मारते हैं, पैडल पे ही क्यों फोर्स लगाते हैं? ताकि बाईसाइकिल बगैर हिले डुले बैलेंस तरीके से आगे बढ़ सके। हम चाहते तो कुछ ऐसा भी बना सकते थे कि बाईसाइकिल के ऊपर ही जस्ट यहाँ पे सीट लगी होती इसी अरेंजमेंट के साथ, लेकिन अगर ऐसा बनाते तो हमारी जो गाड़ी है या बाईसाइकिल है, साइकिल है, ये फ्लुएंट तरीके से नहीं चल पाती। अगली चीज़ है पुली। पुली जानते हो, जैसे मान लो कुएं से अगर पानी निकालना है तो यहाँ पे एक पहिया टाइप लगी रहती है जिसके थ्रू आपका रस्सी डालते हो, उससे पानी निकालते हो। हम इसी के थ्रू डाल के क्यों पानी निकालते हैं? चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। इसके थ्रू हम इसलिए डाल के निकालते हैं ताकि हम जो है अपने एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकें, जिससे हमारी मेहनत कम लगे, ठीक है, हमको आसानी हो। अगर हम डायरेक्ट रस्सी को डाल के कुएं में से पानी निकालते ना तो हमारी मेहनत ज़्यादा लगती, हमको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता, ठीक है। सीजर क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लायर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इस हिस्से से जो हैंडल है सीजर की, यहाँ से हम एफर्ट डाल रहे हैं, यहाँ से आपका लोड डलेगा। एफर्ट लोड क्या होता है आगे बताता हूँ। देखो हमारा जो एफर्ट है उसको इतना ही से डिस्टेंस कवर करना है और जो लोड है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। टाइम दोनों के लिए सेम लगेगा, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, यानी लोड हमारा जल्दी जल्दी कटेगा, ठीक है। तो सीजर क्या हो गया आपका? स्पीड मल्टीप्लायर हो गया। तो मशीन एक ऐसी चीज़ हो सकती है, या तो वो फोर्स को मल्टीप्लाई करेगी, या तो आपके पॉइंट ऑफ एफर्ट यानी जहाँ पे आप एफर्ट को डाल रहे हो उसको चेंज करके आपका काम आसान कर दे, ठीक है। या तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करके आपका काम आसान कर दे, या तो स्पीड को मल्टीप्लाई करके यानी जो आपके काम का रेट है करने का उसको मल्टीप्लाई करके आपका काम आसान कर दे, ठीक है। समझ रहे हो अच्छे से? कैंची क्यों इस्तेमाल करती है? क्योंकि जल्दी जल्दी काटती है, वो स्पीड को मल्टीप्लाई कर देती है, ठीक है। तो मशीन का ये बेसिकली ये 4 वो होता है फंक्शन, जो मैंने आपको अलग अलग मशीन के द्वारा बताया है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिएगा बेटा, कुछ टर्म्स हैं मशीन से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए वो मैं आपको टर्म बताता हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसी पेज में कर लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये समझना, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे पहला होता है लोड। तो बेटा लोड वो फोर्स होता है या वो रेजिस्टिव फोर्स होता है जिस पे हमारी मशीन काम करती है। यानी कोई मान लीजिए 1500 किलो की गाड़ी थी, उसी को तो मशीन हमारा जैक उठाएगा ना, तो जो गाड़ी है ना वो यहाँ पे एज अ लोड काम करेगी, ठीक है। लोड वो चीज़ होती है जिस पर आपकी मशीन काम करती है, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। एफर्ट, एफर्ट वो फोर्स होता है जो मशीन अप्लाई करती है। अब मशीन अप्लाई कैसे करेगी? अपने आप तो कर ना देगी, जब हम उसको करवाएंगे तभी तो करेगी ना। जैसे देखो जैक वाला ही एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी थी 1500 किलो की, तो गाड़ी यहाँ पे आपकी लोड कहलाएगी, समझ रहे हो। आदमी था 60 किलो का, आदमी ने एफर्ट लगाया, उसके ऊपर चढ़ गया जैक के ऊपर, तो आदमी यहाँ पे एफर्ट कहलाएगा। यानी आदमी का जो वज़न होगा वो एफर्ट कहलाएगा, गाड़ी का जो वज़न होगा यहाँ पे लोड कहलाएगा।
जिस चीज़ पे मशीन काम करती है, जिसको उठाने के लिए, उसको आप लोड कहते हो। ठीक है, हम जो फोर्स मशीन पे अप्लाई करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फोर्स को उठा सके, उसको हम एफर्ट कहते हैं। ठीक है, समझ गए लोड और एफर्ट। थर्ड चीज़ है बेटा आपका मैकेनिकल एडवांटेज, ये ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? बेसिकली लोड और एफर्ट का रेशियो होता है। अभी के लिए फिलहाल ये जान लो क्या होता है, लोड और एफर्ट का रेशियो होता है। क्लियर है? यानी लोड और एफर्ट को अगर आप आपस में डिवाइड कर दो तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का पता चल जाएगा। अब देखो, लोड भी आपका एक तरीके का वज़न है, एफर्ट भी एक तरीके का वज़न है, दोनों की यूनिट न्यूटन होगी। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो न्यूटन से न्यूटन क्या होगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गई? ये आपका एक यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। क्लियर है? अब देखो, अगर आपके मैकेनिकल एडवांटेज यानी एम ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो यानी आपकी जो मशीन है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम होगी कब? जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी लोड आपका जब एफर्ट से क्या हो? बड़ा हो। ठीक है ना? यहाँ पे लिख लो, जब आपका लोड एफर्ट से बड़ा हो। एल फॉर लोड, ई फॉर एफर्ट, ये सब समझ जाना। ठीक है? अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम होगी तो आपकी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है। ठीक है? अच्छा, स्पीड मल्टीप्लायर कब होगी? यानी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम होगी जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी एफर्ट जब बड़ा होगा लोड से। ठीक है? थर्ड केस है कि जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम हो। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से माफ़ करिएगा, 1 से कम नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जब 1 के बराबर हो। 1 के बराबर कब होगी? जब लोड और एफर्ट दोनों बराबर होंगे। अच्छा, ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? ये चीज़ इंडिकेट ये करती है कि हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करेंगे। ठीक है? जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे अभी प्रीवियसली इसी वीडियो में क्या बताया था, जो पुली वाला केस बताया था, जहाँ पे आपके एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज करके हम अपना काम आसान करते हैं, यहाँ पर ये होता है। ठीक है? कल मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है यहाँ पे, यानी आपका क्या हुआ है? चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ है। ठीक है? चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, मशीन ने ये काम किया है। क्लियर है अच्छे से? ओके, आपको लोड बता दिया, आपको एफर्ट बता दिया, आपको मैकेनिकल एडवांटेज बता दिया। ठीक है ना? अब चलिए बेटा हम अपने नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, फोर्थ टर्म। ये है आपका वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो, ठीक है? देखो, वेलोसिटी रेशियो बेसिकली क्या होता है, इसको आप वी आर कह सकते हो, वेलोसिटी रेशियो को। ये एफर्ट का जो रेशियो, एफर्ट की जो वेलोसिटी होगी, इसको आप डिवाइड कर दोगे लोड की वेलोसिटी से। ठीक है? यहाँ पे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लोड। कुछ बच्चे सोचेंगे सर एफर्ट की वेलोसिटी कैसे होगी, लोड की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे होगी, थोड़ा चीज़ समझाइए तभी चीज़ समझ में आएगी ना। तो देखो मैं बताने जा रहा हूँ, समझना। ठीक है? जैसे मान लो, समझना थोड़ा सा बेटा, जैसे मान लो आपका कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा स्लैंट है। ठीक है? ये आपका लगा हुआ है फलक्रम। फलक्रम जानते हो ना किसे कहते हैं? फलक्रम आपका बेटा फिक्स्ड पॉइंट होता है। फलक्रम कह लो या फिक्स्ड पॉइंट कह लो, रिवेट भी कहते हैं इसको, फिक्स्ड पॉइंट।
जहाँ से आपकी जो मशीन होती है वो क्या होती है, रोटेट करती है। ठीक है। अच्छा, ये आपका मान लो लोड है, ठीक है, यहाँ से आप लोड अप्लाई करोगे। ये क्या है आपका, मान लो एल है नीचे के साइड। तो देखो समझना, जब अब ये लोड होगा ना तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से क्या करोगे, एफर्ट भी लगाओगे। समझ रहे हो? देखो समझना, जब आप इस पे लोड करोगे ना तो ये वाला क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ये वाला क्या होगा, बेसिकली ऊपर चला जाएगा। ये तो आप जान रहे हो। आप लोड अगर इसको मान लो, इसको एफर्ट मान लो, ज़्यादा आसानी रहेगी। लोड इधर था नीचे की साइड, एफर्ट भी नीचे की साइड लगाएंगे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा ना, एकदम स्ट्रेट लाइन पे आएगा। तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट, इसको आप कहोगे, यानी इतना से जो डिस्टेंस है इसको आप कह दो डी ई, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट। ठीक है ना, इतना से जो डिस्टेंस है ये वाला, और ये वाले डिस्टेंस को कह लो आप डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड। ठीक है, समझ रहे हो? देखो फिर से समझ लो, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको फल्क्रम कहते हैं, जिसके अराउंड आपकी मशीन ऊपर नीचे होती है, रोटेट करती है। ये आपका लोड है, ये आपका एफर्ट है। लोड नीचे की साइड है, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है ऊपर की साइड, तो ऊपर से क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। अब जब एफर्ट डालोगे ना तो ये जो है आपका ये यहाँ तक आएगा, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन पे आएगा। इसको आप इक्विलिब्रियम कहते हो या स्ट्रेट लाइन, कुछ भी कह लो। तो एफर्ट कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, डी ई। ठीक है ना, और आपका जो लोड है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ऊपर जाएगा, डी एल। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन में टाइम, अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लोड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड अपॉन में टाइम। ठीक है, देखो टाइम से टाइम रिड्यूस हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, ना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड। समझ रहे हो अच्छे से, थोड़ा बहुत समझ में आया? तो वेलोसिटी रेशियो आपका ये हो जाता है, या तो सीधा लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लोड, और जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थोड़ा सा मैंने समझाने की भी यहाँ पे कोशिश की है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन में डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम है, 3 केस बनते हैं। ठीक है, देख लो क्या है। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो भी मैकेनिकल एडवांटेज की तरह यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर वाला भी वेलोसिटी है, नीचे वाला भी वेलोसिटी है, दोनों की यूनिट आपस में रिड्यूस हो जाएगी, कट जाएगी एक दूसरे से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखो सेम चीज़ है, अगर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर वी आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था इस वाले में। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर। और अगर वी आर की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो ये सेम रहेगा कि यहाँ पे अब आपकी मशीन ने क्या काम किया है कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज किया है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, अब देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सर कहीं ना कहीं सेम तो नहीं है, आप ये बता दीजिए सर। तो मेरी बात सुनना, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं बेसिकली फ्रिक्शन की बात करूँ यहाँ पे, किस पर, फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन जानते हो ना, जब भी कोई बॉडी मूव करती है एक डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पर बॉडी पर एक ज़मीन फोर्स लगाती है, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी फ्रिक्शन आने की वजह से वेलोसिटी रेशियो पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज पर पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना,
यहाँ पे मैं एरो करके लिख देता हूँ कि फ्रिक्शन से मैकेनिकल एडवांटेज को फ़र्क पड़ेगा, इसको नहीं पड़ेगा, इसको पड़ेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों में और क्या रिलेशन है आगे आगे जानते हैं। ठीक है, हो गया ना, ये चीज़ समझ गए। चलो इसके बाद देखना, इसका थोड़ा बेसिक है बेटा, बेसिक जान लो, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे हिलेंगे नहीं। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज बता दिया, फुलक्रम बता दिया, लोड बता दिया, एफर्ट बता दिया, वेलोसिटी रेशियो बता दिया। अब हम बताएंगे एफिशिएंसी। आपको क्या बताएंगे बेटा? एफिशिएंसी, फिफ्थ पार्ट, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है बेटा वर्क डन आउटपुट, या वर्क आउटपुट समझ लो सीधा सीधा, वर्क आउटपुट, ठीक है, अपॉन में वर्क इनपुट इनटू में 100। एफिशिएंसी क्या होगी? परसेंटेज में आएगी, यानी जितना काम हमने करा है मशीन पे, क्या मशीन भी हमको पलट के उतना ही काम दे रही है या नहीं, ये पता लगाना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या हम मशीन पे उतना काम कर सकते हैं कि जितना मशीन हमको काम पलट के दे? तो मेरी बात ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। आइडियल मशीन वही होती है कि जिसमें आपका वर्क इनपुट वर्क आउटपुट के बराबर हो। कभी भी वर्क आउटपुट ज़्यादा नहीं होगा वर्क इनपुट के मुकाबले में। ठीक है, वर्क इनपुट वर्क आउटपुट क्या है, चीज़ें थोड़ा समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो वर्क आउटपुट क्या होता है, देखो ज़रा, वर्क आउटपुट, ठीक है, वर्क आउटपुट उसको कहते हैं जो मशीन काम करेगी लोड पे। यानी यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, मशीन काम कर रही है लोड पे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस चैप्टर में हम वर्क का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी क्या बताया? वर्क आउटपुट क्या होता है कि जो मशीन काम करती है लोड पे, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? पहले ये बताओ, वर्क क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। वर्क आउटपुट क्या हुआ? जो मशीन काम करेगी लोड पे, तो यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? लोड हो गया। डिस्टेंस, अभी मैंने इसी में देख लेते हैं, लोड यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? डीएल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। इसी डायग्राम को इमेजिन कर लो, फिर से बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसी डायग्राम को अगर देखो तो यहाँ पर लोड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? डीएल के बराबर, तो हो गया डीएल, ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड। उसी तरीके से वर्क इनपुट क्या हो जाएगा बेटा? वर्क इनपुट, वर्क इनपुट उस काम को कहेंगे जो हम करेंगे मशीन पे। अब हम तो करेंगे नहीं, एफर्ट करेगा। ठीक है, वर्क आउटपुट क्या होगा? द वर्क डन बाय द मशीन ऑन लोड। वर्क इनपुट क्या होगा? वर्क डन ऑन द मशीन बाय एफर्ट। ठीक है, यानी जो एफर्ट काम करेगा, तो यहाँ पर फोर्स एफर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट, डी। समझ रहे हो अच्छे से? ठीक है, अब इसी को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। चलिए, एफिशिएंसी को एन से दिखाते हैं, इसको एन से, इसको ईटा कहते हैं बेसिकली। वर्क आउटपुट की जगह क्या लिखेंगे? एल इंटू में डी एल। वर्क इनपुट की जगह क्या लिखेंगे? ई इंटू में डी ई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। एल अपॉन ई को अलग कर लेंगे, इंटू में डी एल अपॉन डी ई को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना बेटा? इसको समझते चलना, अच्छा है ये। तो ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल अपॉन ई। इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें, अगर डिवाइड का साइन लगाएं तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यही तो होगा ना। अब देखो ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल बाई ई। अब देखो समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। एल बाई ई क्या होता है? लोड अपॉन में एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और डी ई बाई डी एल क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है ना, तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। डिवाइड को ऐसे अपॉन करके लिख सकते हैं। डी ई बाई डी एल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं बेसिकली आपको एफिशिएंसी बताने चला था। एफिशिएंसी में वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट का मतलब समझाया, उसका फार्मूला बता दिया। एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में रिलेशन भी बता दिया आपको। यानी एफिशिएंसी के साथ साथ आपको कई चीज़ें हमने बताने की कोशिश की है। एफिशिएंसी बेटा होता है बेसिकली कि आपकी मशीन कितनी एफिशिएंट है। यानी मैंने बताया नहीं, अगर वर्क जितना आपने इनपुट कराया है अगर आपको पलट के उतना ही वर्क मिल गया मशीन से, तो यानी आपकी मशीन बहुत अच्छी है, वो 100% एफिशिएंट है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम ही मशीन 100% एफिशिएंट होती है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई मशीन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 100% एफिशिएंट हो। कुछ ना कुछ एनर्जी वो कहीं ना कहीं लूज़ करती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कहीं ना कहीं लूज़ कर देती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। ठीक है, समझ गए? तो हमने यहाँ पे आपको एफिशिएंसी भी बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है बेटा, 6th चीज़ देख लो। छोटा सा स्टेटमेंट बस देख लो कि जो आइडियल मशीन होती है ना, आइडियल मशीन किसको कहते हैं? छोटा सा स्टेटमेंट है बस, जिसमें आपका जो इनपुट एनर्जी है या वर्क इनपुट है, ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में कि जो इनपुट एनर्जी है ना, वो आउटपुट एनर्जी के बराबर हो। इसको आप क्या कहते हैं बेटा? इसको आप कहते हैं आइडियल मशीन। ठीक है, 7वां पॉइंट ये हो गया। 6th पॉइंट माफ करिएगा। अगली चीज़ है बेटा लेवर। लेवर क्या होता है? ठीक है, तो देखो बेटा, लेवर एक तरीके का रिजिड बॉडी है। ये क्या है बेटा? एक तरीके की रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें आपका एक स्ट्रेट रॉड होगा या बेंट रॉड होगा। रिजिड बॉडी है, स्ट्रेट स्लैश बेंट रॉड होगा, ठीक है, जो कि रोटेट करेगा एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में, जिसी को आप फलक्रम कहते हो। लीवर देख लो क्या है। लीवर आपका एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब ठोस बॉडी या तो सॉलिड बॉडी, ऐसा कह सकते हो। स्ट्रेट या इसमें बेंट रॉड लगा होगा जो कि रोटेट करेगा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब देखो लेवर के जो मेन की पॉइंट थी ये मैंने लिख दी हैं, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पे मैं नहीं गया हूँ। लेवर एक रिजिड बॉडी है जिसमें स्ट्रेट या बेंट रॉड लगा होगा जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में रोटेट करेगा। ठीक है, लीवर के बेसिकली बेटा 3 क्लास होते हैं। ठीक है, क्लासेस ऑफ लीवर, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासेस ऑफ लीवर, लेवर के बेसिकली 3 क्लास होते हैं। पहला है क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 में क्या होता है? आपका जो फलक्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है। ठीक है, फलक्रम लाइज इन बिटवीन एल यानी लोड एंड एफर्ट। ठीक है, अब देखो फलक्रम में तीनों केस हो सकते हैं। आपकी मशीन, यानी अगर क्लास 1 का लेवर है तो उसमें तीनों केस बन सकते हैं। आपकी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकती है, आपकी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकती है, और आपकी मशीन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट वाली भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी कन्वीनियंस के हिसाब से मशीन ने, अरे पुली समझ लो सीधा सीधा, ठीक है, कि एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज किया और हमारा काम आसान हो गया। तो क्लास 1 में ये तीनों केस लाई करेंगे। इसको मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, इस वजह से बोल दिया है ताकि आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा? क्लास सेकंड। इसमें क्या होगा? लोड लाई करेगा बीच में। लोड लाइज इन बिटवीन, ठीक है, फलक्रम एफ एंड ई।
एक चीज़ और समझना, जब आपका लोड लाई करेगा, जब आपका लोड लाई करेगा, अच्छा इसका हम डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, देख लो कैसे बनेगा। डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ऐसे तो बताने जा रहा था आपको एक पॉइंट, लेकिन डायग्राम बना लो ज़्यादा आसान रहेगा। ये मान लो आपका फलक्रम है, ये मान लो आपका यहाँ पे लोड है, और ऊपर की साइड क्या होगा? एफर्ट होगा, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर बेटा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? एम ए। अच्छा, एम ए का एक और फॉर्मूला होता है, शायद मैंने अभी तक नहीं बताया है, आगे वही बताने जा रहा था, लेकिन चलो पहले ही जान लो। एम ए होता है बेटा कि एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म लोड आर्म क्या है देख लो, फलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाता है, यानी ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाएगा, और लोड से लेके फलक्रम तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लोड आर्म कहलाता है। लोड से लेके फलक्रम तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? लोड आर्म कहलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है, देखो एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है, यानी इस पर्टिकुलर केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी हो गई? मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। और ये चीज़ मैंने आपको अभी पीछे बताई है कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, यानी क्लास सेकंड लीवर हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होगा। मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था, ठीक है? तो क्लास सेकंड लीवर हमेशा क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लायर। क्लियर है? थर्ड वाला देखो, यानी क्लास थर्ड लीवर किसे कहेंगे? क्लास थर्ड लीवर में क्या होगा? जो आपका एफर्ट होता है वो बीच में लाई करेगा। एफर्ट लाइज इन बिटवीन फलक्रम एंड लोड, ठीक है? तो बेसिकली जो आपका क्लास थर्ड लीवर होता है ना, ये स्पीड मल्टीप्लायर होता है। डायग्राम बना के देख लेना, स्पीड मल्टीप्लायर। डायग्राम बनाओगे देख लेना, यहाँ पे एफर्ट डाल देना, यहाँ पे लोड डाल देना, तो एफर्ट आर्म क्या हो जाएगा? लोड आर्म से छोटा हो जाएगा, और जैसे ही एफर्ट आर्म छोटा होगा मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, और जैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 हुई वो आपका स्पीड मल्टीप्लायर बन जाएगा, ठीक है? यानी हमने क्लास 1 लेवर में देखा कि आपके तीनों केस पॉसिबल हैं, यानी फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है आपकी मशीन, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, और चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट वाली भी मशीन भी हो सकती है। क्लास सेकंड लेवर में सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर पॉसिबल है, क्लास थर्ड लेवर में सिर्फ स्पीड मल्टीप्लायर पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने आपको एक मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू मतलब नया फार्मूला भी बताया कि एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब एक दो पॉइंट और बचे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद अब इतनी चीज़ें हो गई हैं कि आप अपना क्वेश्चन आराम से कर सको। चलिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं इसको इसी पेजेस पे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक चीज़ थी प्रिंसिपल ऑफ लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर का कुछ प्रिंसिपल है। लीवर क्या होता है बता दिया, एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें आपका एक रॉड लगा होगा जो या तो स्ट्रेट होगा या तो बेंट होगा, और एक फिक्स पॉइंट के अबाउंड जिसको फलक्रम कहते हैं रोटेट करेगा। लीवर का वो क्या है आपका प्रिंसिपल क्या है देख लो ज़रा सा। ये मान लो आपका एक फलक्रम है, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका लोड है, और इधर मान लो आपका एफर्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो क्लास 1 का लेवर नहीं है, क्लास 1 का लेवर इसी पेज में है, देख लीजिए। जो क्लास 1 का लेवर होता है ना, उसमें आपका लोड और एफर्ट का डायरेक्शन दोनों नीचे के साइड होता है, लेकिन क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में ऐसा नहीं होता है। क्लास सेकंड और क्लास थर्ड में क्या होता है, अगर लोड का डायरेक्शन नीचे के साइड है तो एफर्ट ऊपर के साइड होगा, और क्लास थर्ड में भी यही होता है। अगर एफर्ट का डायरेक्शन यानी अपोजिट होते हैं लोड और एफर्ट का डायरेक्शन, और क्लास 1 में क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? चलो देखते हैं मैं क्या बता रहा था, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर के हिसाब से सीधा सीधा ये है कि देखो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है आपका, अगर इसके रोटेशनल मोशन की बात करें तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, नीचे एक साइड आ रहा है ना।
तो ये तो जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये याद है कि ना, ये चीज़ याद है कि नहीं, हमने आपको बताया है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है ना। मोमेंट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे टॉर्क की बात कर रहा है, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका फोर्स हो गया, ये क्या है आपका, ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है ना। तो एफर्ट इनटू में ये हो जाएगा आपका एफर्ट आर, ये फलक्रम है बेसिकली, फलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस हो जाता है एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस हो जाता है लोड आर्म, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है, मैं कहते चैप्टर नंबर 1 में। मोमेंट होता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका क्लॉकवाइज में एफर्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई ए है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये है, इसमें आपका फोर्स लोड है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल ए है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, ई को इधर भेज दीजिए अपॉन में, एल ए को इधर ले आइए। तो ई ए यानी एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन में एफर्ट, ठीक है। और आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ इसी एक्सरसाइज में कि लोड अपॉन में एफर्ट, देखिए बता देता हूँ क्या बताया था। लोड अपॉन में एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है ना एम ए। तो लोड अपॉन में एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया कि एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। जो पीछे फार्मूला बताया था ना, उसका डेरिवेशन कुछ यहाँ से हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो जहाँ तक मैंने उतनी आपको बेसिक, देखिए सिर्फ न्यूमेरिकल्स में सारा बेसिक कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको उतनी चीज़ें बता दी हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, मशीन्स क्या होता है, इसके रिलेटेड सारे टर्म, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड, एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा। चलिए इसके बाद अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। दिखाई दे रहा है ना बेटा, अच्छा। लिखा है अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर हैज़ इट्स फल्क्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। सॉल्यूशन देखिए आसान है। अब थोड़ा सा क्रोबार आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्रोबार बेसिकली क्या होता है ना, एक थोड़ा सा मुड़ी हुई मशीन होती है, यानी कुछ इस टाइप की, देख लो कुछ इस टाइप की मशीन होती है, सीधा सीधा समझ लो, ठीक है। कह रहा है क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, यानी पूरी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर समझना है। हैज़ इट्स फल्क्रम, इसका फल्क्रम यहाँ पे होता है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगी, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे इसका लोड है, यहाँ पे इसका लोड रखा हुआ है, तो लोड से इसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो लिख लो ये आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है। अगर पूरी लेंथ आपकी 120 सेंटीमीटर है और लोड से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे हो, और एफर्ट आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। आपसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, तो बेटा मैकेनिकल एडवांटेज का अभी आपको एक फार्मूला ड्राइव कराया है कि एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म, ठीक है। एफर्ट आर्म कितना है यहाँ पे, एफर्ट आर्म का मतलब है कि फल्क्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस 100 है। लोड आर्म का मतलब फल्क्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस 20 है, 21 ज़ा 25 ज़ा। आंसर कितना आ गया मैकेनिकल एडवांटेज का 5। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज तो आपकी एक यूनिट टेस्ट क्वांटिटी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 5 ही रहेगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ इट्स ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइल इट्स हैंडल्स आर 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज।
तो देखिए सीजर बना लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखिए चलिए सीजर बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखिए ये इसकी हैंडल है, ये आपका फुलक्रम हो जाएगा। ठीक है, एफ। अब देखो इसकी ब्लेड जो है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी जो डिस्टेंस दी है ये 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसकी हैंडल की जो वो है लेंथ है वो दिया हुआ है 7.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर होगा। आपसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोड क्या है, एफर्ट क्या है। एफर्ट कहाँ से डालोगे, सीजर पे, यहीं से तो डालोगे ना। तो ये आपका हो गया एफर्ट, इधर हो गया आपका लोड। ठीक है, सोल्यूशन देख लो, हो जाएगा आपका। मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फार्मूला होगा बेटा, ज़रा बताना। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होगा एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है, 7.5 है। लोड आर्म कितना है यहाँ पे, फुलक्रम से लेकर लोड तक का डिस्टेंस 15 है। अब देखो 7.5 का जस्ट डबल है 15, तो ये 1 बार में गया, ये 2 बार में गया। 1/2 आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, समझ रहे हो अच्छे से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है आगे क्वेश्चन में, लिखा है अ फोर्स ऑफ 5 kgf is required to cut a metal sheet. A pair of shears used for cutting the metal sheet has its handles 5 centimeter long, while its handles are has its blades 5 centimeter long, while its handles are 10 centimeter long. What effort is needed to cut the sheet? आसान है, एफर्ट पूछ रहा है, लोड की वैल्यू दी है, ब्लेड दिया है, इसका मतलब आपको वो दिया है। अच्छा शेयर जानते हो ना, शेयर भी एक तरीके की कैची होती है जो आपकी, कभी आप वहाँ गए हैं जहाँ बकस वगैरह बनता है, तो मोटी मोटी चादरें होती हैं टीन की, उसको काटा जाता है लंबी सी कैची से, उसी को शेयर कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली कैची की ही बात हो रही है। और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से डायग्राम बना लो कैची का। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क ये है, इसको थोड़ा लंबा कर दो, कि जो शेयर होता है ना उसमें हैंडल थोड़ा बड़ी होती है बस ब्लेड के मुकाबले, बस फर्क इतना है। ठीक है, ये आपका फुलक्रम है, ये आपका लोड है, ये आपका एफर्ट है। हैंडल की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। हैंडल की लेंथ माफ करिएगा, फुलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस, और फुलक्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस यानी ब्लेड की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपको लोड भी दे दिया, यानी यहाँ पे लोड की वैल्यू दी है 5 kgf, आपसे एफर्ट पूछ रहा है। बहुत आसान है, निकाल लेंगे सॉल्यूशन। देखो अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज के 2 फॉर्मूले हैं ना, एक होता है आपका लोड अपॉन में एफर्ट, और यही इक्वल होता है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ही का एक और फॉर्मूला है, क्या होता है, एफर्ट आर अपॉन में लोड आर, यही तो होता है ना। वैल्यू सबके रख दो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लोड दिया हुआ है कितना, 5 kgf, एफर्ट निकालना है। एफर्ट आर्म कितना है, 10 सेंटीमीटर है, फुलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस। लोड आर्म कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 5 5 = 25 अपॉन में 10 इज इक्वल टू ई। 25 अपॉन में 10, तो एफर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। नीचे 10 है, पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.5 kgf आ गया। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखिए समझ में आया ना। अब देखिए इसका फटाक से हम आंसर भी चेक करते हुए चले, तभी हमारे लिए आसानी है। ठीक है, चलिए वैसे आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा इसके बाद क्या कह रहा है आपका, रखा है फिगर शोज अ लीवर इन यूज। अब देखो लीवर दिया है,
फलक्रम ये दिया है, लोड ये दिया है, एफर्ट इधर से लगेगा, ठीक है। टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, कह रहा है कौन से क्लास से ये लीवर बिलोंग कर रहा है, आपसे ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो कौन से लीवर से कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है। फलक्रम बीच में है, फलक्रम जब भी बीच में होता है ना लोड और एफर्ट के, तो वो हमेशा कौन सी क्लास होती है, क्लास 1। तो यहाँ पे आप लिख लो कि क्लास 1 से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ए बी आपका अगर 1 मीटर है पूरा पूरा, ठीक है। ए एफ आपका 0.4 मीटर है, यानी ए एफ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.4 मीटर है। तो एफ बी कितना हो जाएगा बताओ, 0.6 हो जाएगा ना। 1 मीटर में से 0.4 मीटर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इसका पता लगाना है। तो पता लगा लेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, एफर्ट आर अपॉन में लोड आर, ऐसे ही तो निकलेगा ना। एफर्ट आर्म कितना दिया है, यानी फलक्रम से लेकर एफर्ट तक का डिस्टेंस 0.6। लोड आर्म कितना दिया है बेटा, फलक्रम से लेकर लोड तक का डिस्टेंस 0.4, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऊपर भी पॉइंट की बात एक गिनती थी, नीचे भी पॉइंट की बात एक गिनती थी। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर कितना आया 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ये है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, एफर्ट कैलकुलेट करना है, तो एफर्ट भी निकाल लेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज वाला ही दोनों फार्मूला लगेगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन में एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज आप यहाँ पे निकाल चुके हो, 1.5 आया है। लोड कितना था 15 था, अपॉन में एफर्ट। एफर्ट को 1.5 की जगह भेजो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, 1.5 को एफर्ट की जगह ले आओ, तो एफर्ट कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 15 1 ज़ा 15 10 ज़ा, तो यहाँ पे एफर्ट कितना आ गया 10, 15 1 ज़ा 15 10 ज़ा लिख लो 10 kgf। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ मैन यूजेस अ क्रो बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। कह रहा है एक क्रो बार है, उसको आपको इस्तेमाल करना है, उसकी लेंथ कितनी दी है 1.5 मीटर। इस्तेमाल नहीं करना मतलब मैन ने किया, सॉरी। टू रेज अ लोड ऑफ 75 kgf बाय पुटिंग अ शार्प एज बिलो द बार एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिज हैंड। अच्छा आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। इसका मैं डायग्राम थोड़ा साइड में बना देता हूँ, बाकी है तो ये काफ़ी आसान, कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, देखो समझना इसको अच्छे से, ठीक है। क्रो बार मैंने अभी बताया था, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा होता है ऐसे, यानी कुछ ऐसे करके होगा। कह रहा है यहाँ पे इंसान का हाथ है यहाँ पे, यानी एफर्ट लगाने के लिए। इसकी पूरे लेंथ दी है क्रो बार की, कितनी दी है 1.5 मीटर। कह रहा है इंसान के हाथ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे इसका फलक्रम है, यानी जहाँ से ये क्या होगा, जहाँ पे एक शार्प एज है, यानी जहाँ से वो रोटेट करेगा। इंसान का हाथ यहाँ पे है, जो आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा है, इसके 1 मीटर दूरी पे, यानी यहाँ पे इसकी एक शार्प एज है, यानी जहाँ से इसको उठाया जाएगा ऐसे करके, यानी यहाँ पे इसका फलक्रम है। ये डिस्टेंस दे दिया है आपको 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एफर्ट होगा और यहाँ पर लोड होगा, ठीक है। फलक्रम से लेकर लोड तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, पूरा 1.5 मीटर है लेंथ, अगर 1 मीटर ये है तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, ये तो आप समझ रहे हो। फर्स्ट चीज़ आपसे क्या पूछी है, लिखा है ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट शोइंग इन द फलक्रम लोड एंड एफर्ट विद देयर डायरेक्शन। देख लो, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो लोड और एफर्ट दोनों का डायरेक्शन नीचे के साइड होगा, चाहो तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। लोड और एफर्ट दोनों का डायरेक्शन नीचे के साइड होगा, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब समझिएगा आगे क्या है, कह रहा है स्टेट द काइंड ऑफ लीवर,
कौन सा लीवर है? अगर बेटा फल्क्रम लीवर और एफर्ट के बीच में आ रहा है तो हमेशा कौन सा लीवर होगा? क्लास 1 का। ये भी आप समझते हो, क्लास 1 का लीवर है, लिख दिया। लिखा है कैलकुलेट लोड आर्म, तो लोड आर्म तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बता दिया। लोड आर्म यहाँ पे कितना आया है? देखो लोड आर्म आया है आपका 0.5 मीटर। एफर्ट आर्म कितना आया था? 1 मीटर आया था। अगला क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लो। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है यहाँ पे? 1 मीटर है। लोड आर्म 0.5 है। पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, 5 1 सा 5 2 सा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके। यहाँ पे फोर्थ हाँ लिखा तो है एंड द एफर्ट नीडेड, वही मैं देख रहा था। एफर्ट नीडेड, आपसे एफर्ट भी पूछ लिया क्योंकि यहाँ पे आपको लोड दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज का दूसरा वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होगा लोड अपॉन में एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया है यहाँ से। लोड कितना दिया था? 75 kg, तो एफर्ट भी निकाल लेंगे। एफर्ट इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? E इज इक्वल टू 75 अपॉन में 2। 75 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 37.5 kgf। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज यूज टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ बाय कीपिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रिवेट and applying an effort of 10 kgf by fingers at a distance of 2 cm from the rivet। आसान क्वेश्चन है, देख लो। डायग्राम बना लो फिर देखते हैं, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा सीजर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका फल्क्रम होगा, इधर से आपका एफर्ट लगेगा, यहाँ से आपका लोड लगेगा, लोड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्लॉथ को यहाँ पे रखा जा रहा है जो कि फल्क्रम से, यानी रिवेट, रिवेट का मतलब फल्क्रम ही होता है, फिक्स्ड पोजीशन 8 सेंटीमीटर है, यानी ये चीज़ आपको लोड से लेके फल्क्रम तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है और फल्क्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे लोड आपको कितना दिया है? लोड आपको दिया है 10 kgf का, लोड आपको दे दिया है 10 kgf का। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, फिर एफर्ट पूछ रहा है, ठीक है। लोड एफर्ट बाय द एंड द लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ। नहीं सॉरी एफर्ट आपको दिया था ना, लोड नहीं दिया है बेटा, एफर्ट दिया है 10 kgf का, माफ़ करिएगा। ये जो एफर्ट है ना आपको ये दिया है, ये कितना दिया है? 10 kgf का दिया है। वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे पढ़ नहीं पाया था, ठीक है। निकाल लेते हैं, चलिए ये तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है? एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है? 2 है। लोड आर्म कितना है? यहाँ पे 8 है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, आंसर कितना आया? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा? 0.25। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अच्छा इसके बाद समझना, मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला भी होता है, लोड अपॉन में एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे 0.25 है, ठीक है। लोड आपको पता करना है, चलिए पता कर लेते हैं। एफर्ट कितना दिया है? 10 दिया है। 10 जाके 0.25 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ गया? 2.5 kgf आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? समझ में आया? सेकंड पार्ट देखिए, कह रहा है हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर्स एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर और एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये तो जानते हो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम होगी तो वो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम है
तो ये क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा। तो आप लिखोगे पेयर ऑफ सीजर्स एक्ट्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ 4 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सपोर्टेड एट अ पॉइंट 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वन एंड एंड अ लोड ऑफ 18 kgf इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्टर ऑन द शॉर्टर आर्म। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका डायग्राम बनाना होगा, अदरवाइज हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो सारे इसके आसान हैं ही। देखो कह रहा है 4 मीटर लॉन्ग रॉड है, तो बेटा इस 4 मीटर लॉन्ग रॉड को ना लेकर के मैं अगर 400 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए 400 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने रॉड ले लिया है। ठीक है, इसको कहाँ से सपोर्ट दिया गया है? 125 सेंटीमीटर से। जैसे मान लीजिए यहाँ भी 200 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे मान लीजिए 125 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको सपोर्ट दिया गया है, यानी यहाँ पे इसका क्या दिया है बेटा? फलक्रम दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद क्या लिखा है? एंड अ लोड ऑफ 18 kgf इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्टर ऑन द शॉर्टर आर्म। शॉर्टर आर्म पे यहाँ से ये 125 है, ठीक है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 60 है। ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? और यहाँ पे आपका लोड भी है, लोड का वजन दिया है 18 kg, यानी ये ले दे के आपका कितना आ गया? LA आ गया है, लोड आर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अ वेट W इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्टर। कह रहा है 120, ये सपोर्टर है आपका, सपोर्टर से 250 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वेट है यहाँ पे W। अब जाहिर सी बात है अगर लोड नीचे के साइड है तो जो एफर्ट होगा, एफर्ट आपको W दिया है, ये भी नीचे के साइड होगा। ठीक है, तो आपसे ये W की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे बेटा। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगा के। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? एफर्ट आर अपॉन में लोड आर इज इक्वल टू लोड अपॉन में एफर्ट। एफर्ट आर्म कितना है? सपोर्ट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है आपको 250, तो लिख लो 250 अपॉन में लोड आर्म कितना दिया है? 60 दिया है। चलिए लोड कितना दिया है आपके क्वेश्चन में? 18 दिया है, 18 kgf। एफर्ट कितना दिया है? एफर्ट को W दिया है, हमें यहाँ पे W की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 × 18 अपॉन में 250। ठीक है, 0 से 0 क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। 18 6 कितना होता है? देखो 18 5 होता है आपका 90, 18 6 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? अच्छा, W को आप 108 से क्या करोगे? माफ़ करिएगा, 108 को आप 25 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ये तो समझ में आ रहा है ना? 108 को क्या करोगे? 25 से आप डिवाइड कर दोगे। आंसर कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपका 4.32 kgf। क्लियर है अच्छे से? ओके, अच्छा सेकेंड पार्ट देखिए, यह आपका ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखेंगे बेटा। लिखा है इफ अ वेट 5 kgf is kept to balance the rod, find its position। कह रहा है अगर 5 kgf का, यानी यहाँ पे डिस्टेंस ना दे करके आपको वजन दे दिया है W, और कह रहा है अगर 5 kgf का होता तो इसका वेट बता दे। तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा आपका 250 अपॉन में 60। ठीक है, क्या हो गया आपका? एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म इज इक्वल टू, इसके बाद समझिएगा आपको यहाँ पे लोड दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, आपसे इस बार डिस्टेंस पूछा है ना, यानी आपको एफर्ट आर्म पूछा गया है।
ये मुझसे थोड़ा गलती हो गई। एफर्ट आर्म आपसे इस बार पूछा है, लोड और एफर्ट दोनों दिया है। लोड दिया था आपको जो क्वेश्चन में था 18, एफर्ट कितना दिया है बेटा 5 दिया है, समझ रहे हो ना। तो एफर्ट आर्म देख लो क्वेश्चन में क्या कहा था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपको जो है इस बार एफर्ट आर्म निकालना है, आपको एफर्ट की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है एफर्ट की वैल्यू 5 kgf। तो वही चीज़ है, इसी फॉर्मूले में मैंने एफर्ट आर्म को हटा दिया और एफर्ट की जगह 5 kgf डाल दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 18/5, 60 उधर चला जाएगा, इंटू में 60 कर दोगे, 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा। 18 को आप बेसिकली क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा 18 को 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा 216 सेंटीमीटर आएगा। अगर इसको 100 से डिवाइड कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा 2.16 मीटर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टू विच क्लास ऑफ लेवर डज इट बिलोंग। कह रहा है कौन से क्लास से ये बिलोंग कर रहा है लीवर के। तो बेटा फलक्रम बीच में आ रहा है ना, लोड और आर्म एफर्ट के। तो जब भी फलक्रम आपका बीच में आएगा ना, आँख बंद करके कौन सा क्लास लिखोगे, क्लास 1। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा है, लिखा है A lever of length 9 cm has its load arm 5 cm long and the effort arm is 9 cm long. कह रहा है to which class of lever does it belong? देखो पहले इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। कह रहा है एक लीवर है जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर और उसका लोड आर्म 5 सेंटीमीटर है और एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कुछ ऐसा दिया है आपको ये, ठीक है। फलक्रम यहीं पे आपको दे दिया है, ठीक है। और इसका जो है लोड आर्म है, यानी यहाँ पे लोड दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका एफर्ट होगा, अब देखिएगा एफर्ट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ करेंगे क्योंकि ये सेकंड क्लास का लेवर है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कह रहा है टू विच क्लास ऑफ लेवर डज इट बिलोंग। अगर लेवर माफ़ करिएगा, अगर लोड बीच में है और फलक्रम साइड में है, ठीक है, लोड बीच में है फलक्रम और एफर्ट के, तो ये कौन सा क्लास हो जाएगा, क्लास सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो क्लास सेकंड। क्लियर है अच्छे से, ओके। इसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम तो आपने दिखाई दिया है, इन दोनों का डायरेक्शन भी मैंने अपोजिट दिखा दिया है क्योंकि सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास के लेवर में क्या होता है, लोड और एफर्ट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। सी चीज़ क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो बेटा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर अपॉन में लोड आर। एफर्ट आर फलक्रम से लेके एफर्ट तक के डिस्टेंस को कहते हैं 9 सेंटीमीटर है। लोड आर्म क्या होता है, एफर्ट से लेके लोड तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज तो आपने निकाल लिया है, कह रहा है वेलोसिटी रेशियो भी निकालो अगर एफिशिएंसी 100% है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू था मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100, ठीक है ना। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 100, मैकेनिकल एडवांटेज भी आ गया 1.8 अपॉन में वी आर इनटू में 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम में, वी आर को इधर भेज देंगे तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 1.8 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, कह रहा है व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो इफ द एफिशिएंसी बिकम्स 50%। कह रहा है अब अगर एफिशिएंसी 50% हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या आएंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया भी था इसी वीडियो में कि वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। वेलोसिटी रेशियो इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो जितना था उतना ही रहेगा, बस फ़र्क किस पे पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज पे पड़ेगा।
तो आपका जो डी वाला केस है ना, इसके लिए आपका वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा, कितना 1.8। बस ले दे के आपको फ़र्क किस पे पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज पे पड़ेगा। यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वी आर इंटू में 100। इस बार परसेंटेज कितना दिया है, 50 दिया है, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू एम ए अपॉन में 1.8 इंटू में 100। 51 ज़ा 52 ज़ा, इसको इधर भेजेंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, तो एम ए कितना आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 अपॉन में 2। सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, कह रहा फिगर शोज अ लीवर इन यूज। अच्छा, अब देखिए लोड बीच में है, अगर लोड बीच में है तो कौन से क्लास से बिलोंग करेगा, क्लास सेकंड, आग बंद करके क्लास सेकंड। अगर एफर्ट बीच में होता तो क्लास थर्ड हो जाता। कह रहा है विदाउट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द लीवर इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फल्क्रम व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा, आप समझना, कह रहा है अगर लोड को, देखो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लो, बी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिखो पहले, क्या है, एफर्ट आर अपॉन में लोड आर, ठीक है। कह रहा है अगर लोड को, एफर्ट को बगैर डिस्टर्ब करे, अगर लोड को हम फल्क्रम के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, यानी फल्क्रम के टूवर्ड्स, फल्क्रम की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे ही समझो बेटा, जैसे ही आप लोड को इधर शिफ्ट करोगे ना इस साइड, तो जाहिर सी बात है लोड आर्म क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और जैसे ही लोड आर्म छोटा होगा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज और लोड आर्म एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जो न्यूमरेटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर एफर्ट आर्म बढ़ेगा तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ेगा, एफर्ट आर्म घटेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी घटेगा, यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन लोड आर्म तो डिनोमिनेटर में है ना, तो इसका इन्वर्स रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर फल्क्रम की साइड बढ़ेंगे हम तो लोड आर्म हमारा कम होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एम ए विल इंक्रीज, ठीक है, एज एल विल। तो बेटा जैसे मैं आपको बता रहा था, एम ए आपका इंक्रीज होगा मैकेनिकल एडवांटेज जैसे ही हमारा लोड मूव होगा फल्क्रम के टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स फल्क्रम। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, लिखा है फिगर शोन बिलो शोज अ व्हील बैरो ऑफ मास 15 kg कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kgf with its center of gravity at A. The point B and C are the centers of wheel and tip of the handle such that the horizontal distance AB is equal to 20 cm and AC is equal to 40 cm. आपसे क्या पूछ रहा है, लोड आर्म पूछ रहा है, एफर्ट आर्म पूछ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो समझना, ये आपका कुछ इस तरीके का व्हील बैरो दिया है, ये जो आपका पॉइंट बी है ना, इसको आप एज अ फल्क्रम इस्तेमाल करोगे, यहाँ से पॉइंट सी से इसको ऑपरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे पॉइंट सी पर आपका एफर्ट होगा, और जो पॉइंट ए के अलॉन्ग आपका क्या होगा, लोड होगा। ये तो समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, फल्क्रम से लोड तक का डिस्टेंस 20 है, यानी लोड आर्म 20 हो गया। फल्क्रम से माफ़ करिएगा, फल्क्रम से लोड तक का डिस्टेंस 20 है, यानी लोड आर्म 20 हो गया। फल्क्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा 20 + 40 60 हो जाएगा, यानी आपका एफर्ट आर्म 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लोड आर्म कितना हो गया आपका, 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे लिख लो, लोड आर्म कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। एफर्ट आर्म कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। थर्ड चीज़ क्या है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज आप निकाल लोगे यहाँ से। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपका
माफ़ करिएगा, एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म आपका 60 है, लोड आर्म आपका 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 21 सा 23 सा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है फोर्थ पार्ट में, द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड, यानी इसको थोड़ा सा बस ज़मीन के ऊपर रखना है, यानी बैलेंस में रखना है, कितना एफर्ट लगाओगे। तो लोड कितना होगा, देखो लोड आपका ए पर ही रहेगा और 2 वेट है आपका मिला करके 30 और 15, दोनों को मिलाओगे तब आपका लोड बनेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन का मतलब है डी पार्ट देख लो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होगा लोड अपॉन में एफर्ट। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज 3 है, लोड आपका ये दोनों मिला करके है तो ये हो जाएगा 45, एफर्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो एफर्ट यहाँ से आ जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू 45 अपॉन में 3, इसको इधर भेज दिया, 3 को अपॉन में लिया है, 3 1 सा 3, 15 सा, तो एफर्ट कितना आ गया आपका 15 kgf में आ गए। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लोड आर्म 20 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म 60 सेंटीमीटर, मैकेनिकल एडवांटेज 3। ठीक है, और एफर्ट कितना आ गया 15 kgf। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, लिखा है फिगर शोज बिलो द यूज ऑफ अ लीवर। ओके, अब देखिए एफर्ट बीच में है तो ये कौन सा लीवर होगा, किस टाइप का लीवर होगा बताओ, क्लास 3 लीवर होगा। ठीक है, एफर्ट बीच में आ गया ना तो एक क्लास 3 लीवर है। देखिए बी पार्ट में देखिए, टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग, तो क्लास 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्लास, ठीक है, क्लास 3। आपसे कुछ और भी पूछा है, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ लीवर, इस क्लास ऑफ लीवर में आप एक एग्जांपल बताओ, आपसे ये भी कह दिया है, समझ रहे हो। तो शुगर टॉन्ग्स होता है जिससे आप चीनी को उठा करके किसी ड्रिंक वगैरह में डालते हो। ठीक है, मे बी आपका चाय हो सकता है, मे बी आपका कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, तो उसको कहते हैं शुगर टॉन्ग। होता कैसे है देख लो। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है ऐसे करके, तो यहाँ पर तो आपका फलक्रम होता है। ठीक है, इधर आप अपना क्या करते हो, यहाँ पे आपका लोड होता है और बीच में आप एफर्ट लगाते हो, क्योंकि बीच से पकड़ते हो इसको ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुगर टॉन्ग, शुगर टॉन्ग। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एज अप्लाइड टू द अबव लीवर। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ लीवर कह रहा है। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट कहते हैं टॉर्क को, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, निकाल लोगे ना। अच्छा देखो, एफर्ट के लिए निकालते हैं, एफर्ट के लिए फोर्स क्या है आपका, ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, लिख लो एफ ए। ठीक है ना, ये नहीं समझे मेरी बात। ओके, अच्छा ए यहाँ पे मैं एज अ एफर्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, वरना आप डायरेक्ट एफर्ट ही लिख दो तो भी ठीक है। ठीक है, बी यहाँ पे मैं एज अ लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ और बी का डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, एफ बी है। हो गया आपका ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट का मतलब टॉर्क होता है, टॉर्क का मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो, कंफ्यूज मत होना। ए को मैंने एफर्ट कहा है और बी को मैंने लोड कहा है। ऑल दो बी आपका पोजीशन है लेकिन मैंने लोड लिख दिया है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एफर्ट इंटू एफ ए कर दो और लोड इंटू एफ बी कर दो तो भी सही रहेगा। ठीक है, सी वाला पार्ट देखिए, कह रहा है एफ ए की वैल्यू 10 है, ए बी की वैल्यू 490 है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। निकाल लेते हैं, चलिए सी पार्ट सॉल्यूशन। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा बेटा एफर्ट आर अपॉन में लोड आर। ठीक है, एफर्ट आर्म कितना है, एफर्ट आर्म का मतलब होता है
एफर्ट से लेके फलक्रम तक का डिस्टेंस यानी कि FA कितना दिया है, 10 दिया है। लोड आर्म का मतलब होता है लोड से लेके फलक्रम तक का डिस्टेंस। अब देखो यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो लोड से लेके फलक्रम तक का डिस्टेंस मिलेगा हमको। FA 10 दिया है, AB 490 दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 500 आएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया 1/50। क्लियर है अच्छे से? ओके। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, एफर्ट पूछ रहा है, तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दो मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड अपॉन में एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज आ चुका है 1/50, ठीक है। लोड आपका 50 न्यूटन है, ठीक है। एफर्ट यहाँ से निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफर्ट निकल आएगा, ठीक है। एफर्ट कितना आ जाएगा, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500। अच्छा किस में रहेगा, न्यूटन में रहेगा, क्योंकि लोड आपका न्यूटन में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या लिखा है, कह रहा अ फायर टोंग हैज इट्स आर्म्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. It is used to lift a coal of weight 1.5 kg by applying an effort at a distance of 15 cm from the fulcrum. आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो सॉल्यूशन, पहले डायग्राम बना लो तभी तो कर पाओगे। कह रहा है फायर टोंग है, देखो जैसे शुगर टोंग बताया था ना, ऐसे ही फायर टोंग भी होता है इस तरीके का। यहाँ पे आपने जो है कोयला पकड़ रखा है, यहाँ पर आपका फलक्रम होगा, ठीक है। यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका लोड होगा नीचे के साइड। आपसे पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा आप देख लो, अ फायर टोंग्स हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी पूरा डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है आपको क्वेश्चन में। इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ कोल ऑफ वेट 1.5 kg, इसका वेट कितना दिया है 1.5 kg में दिया है। एफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम, फलक्रम से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, एफर्ट तक का डिस्टेंस ये दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया है। डायग्राम भी ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ये बस मैंने बना दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहे, निकाल लेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपका बेटा एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है यहाँ पे, फलक्रम से लेकर एफर्ट तक का डिस्टेंस 15 है, ठीक है बेटा। लोड आर्म कितना है बेटा, फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस है 20। 5 3 = 15, 5 4 = 20, आंसर कितना आया 3/4। 3 को 4 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 0.75। आपसे उसके बाद पूछ रहा है बेटा एफर्ट कितना लगेगा, तो एफर्ट के लिए फिर से मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है यहाँ पे बताओ, 3/4 ले लो, चाहे 0.75 ले लो, जो भी ले लो। लोड कितना है आपका 1.5 है, तो एफर्ट निकाल लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 इंटू में 4/3, 4 इधर चला गया, 3 नीचे आ गया, ई को 3 की जगह पे भेज दिया, ठीक है। 1 बार में गया, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.5। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी kgf में। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।